नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 30 अप्रैल 2024 है। अप्रैल महीने का आखिरी दिन है और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप ये कोट देख लीजिए। सोसाइटी देखो इंडीड एक कॉन्ट्रैक्ट है। इट बिकम्स ए पार्टिसिपेंट नॉट ओनली बिटवीन दोज हु आर लिविंग, दोज हु आर डेड एंड दोज हु आर टू बी बोर्न। क्या मतलब है? देखो यहाँ पे ना कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है ना, यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट बहुत सारे थिंकर्स ने दिया जैसे थॉमस होब्स, लेकिन हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको बताता हूं। संविधान जो है वो एक प्राइम एग्जाम्पल है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का। संविधान में क्या लिखा है? प्रीएम्बल में सबसे शुरुआत में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम सब मिलके ये डिसाइड करते हैं, ऐसी रूल बुक बनाते हैं, यानी संविधान बनाते हैं जो फिर ये करेगा, फ्रीडम को इंश्योर करेगा। वो सारी बातें लिखी है ना प्रीएम्बल में। तो क्या है, जनता देखो जब मिलकर डिसाइड करती है ना, हम ये रूल फॉलो करेंगे ताकि इससे सबको फायदा हो। अगर देखो संविधान ना हो फिर तो हमारे देश में कैसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी। अमीर गरीब को एक्सप्लॉइट करेगा, पावरफुल जो है वो कमजोर लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे। लेकिन संविधान है, सब मिलकर रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए यह एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो सकता। समझे? मतलब संविधान एक एग्जाम्पल है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का। और कोर्ट देखो ये है, सोसाइटी एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है और ये कॉन्ट्रैक्ट देखो सिर्फ उन लोगों के बीच में नहीं है जो अभी जिंदा हैं, ये उनके बीच में भी हैं जो मरे हुए हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, और उन लोगों के बीच में भी हैं जो आने वाले हैं। इसका मतलब देखो ये है, अब जिन लोगों की डेथ हुई, एक्चुअल में देखो कॉन्ट्रैक्ट तो उन्होंने ही साइन किया था ना, हमारे फोर फादर्स, संविधान निर्माता। उस समय हमारे फोर फादर्स थे, उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन आज भी वो हम पे लागू है। और आज कैसे हम इस कॉन्ट्रैक्ट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब एग्जांपल के तौर पे कैसे आज हम संविधान को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा कि आने वाली जनरेशंस को क्या मिलने वाला है। समझे? आने वाली जनरेशंस के लिए सिचुएशन कैसी होगी वो हम पे डिपेंड करता है कि आज हम संविधान को कैसे ले रहे हैं, कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। क्या फंडामेंटल राइट्स को हम सीरियस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? अगर ले रहे हैं तो आने वाली जनरेशंस भी इन फंडामेंटल राइट्स का लुत्फ उठा सकेंगी। अगर नहीं ले रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स को ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, तो फिर आने वाली जनरेशंस के लिए सिचुएशन ठीक नहीं होगी। समझे? थोड़ा डीप कोट्स हैं, मतलब मैं कोट वही डिस्कस करता हूं जो थोड़े डीप मीनिंग वाले हों ताकि आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप हो। आज देखो 3 इश्यूज डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हिंदू के 2 आर्टिकल्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जो अंधाधुंध पैसा वसूलते हैं, इस पे आप लगाम लगाओ, रेगुलेट करो कॉस्ट को। दूसरा पोल्ट्री इंडस्ट्री से संबंधित आर्टिकल है। और तीसरा डाइवोर्स के साथ जो टैबू अटैच था वो कम हो रहा है। तीनों आर्टिकल्स डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज की कॉस्ट को रेगुलेट करने से संबंधित एक जजमेंट आई है, उस इश्यू से संबंधित है। सिलेबस में ना आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो सुप्रीम कोर्ट में ना एक पीआईएल फाइल की गई थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट वसूलते हैं इलाज की। तो इस पीआईएल पे फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ना फरवरी में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये आदेश दिया कि आप प्राइवेट सेक्टर में ना इलाज के लिए जो प्रोसीजर्स है ना उनके रेट्स को रेगुलेट कीजिए। जैसे देखो एग्जाम्पल दिया जाता है, कैटरैक्ट आई की एक प्रॉब्लम है जिसमें आँख का जो लेंस है ना वो ओपेक होता जाता है, मतलब धुंधला दिखने लगता है। अब इसके इलाज की कॉस्ट एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आती है 10,000, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में कैटरैक्ट के इलाज की जो कॉस्ट है ना वो 30,000 से लेके 1,40,000 के बीच में है। इतना डिफरेंस है। सुप्रीम कोर्ट ने ना जजमेंट देते वक्त क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 का ना रूल नंबर 9 इन्वोक किया, जिसके अनुसार ना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कंसल्ट करके विभिन्न डिजीज के इलाज के लिए ना रेट डिफाइन कर सकती है और उसके बाद क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स को यानी कि हॉस्पिटल्स को उसी रेट की रेंज में पैसा वसूलना होगा, उससे ज़्यादा नहीं वसूला जा सकता। वैसे तो देखो ये जो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट वाला एक्ट है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट ना इसके साथ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसी वजह से राइटर बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है ना, सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेश देना कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में
ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट है उसे रेगुलेट कीजिए। ये देखो इतना आसान नहीं है। हमारे देश में ना हेल्थ मार्केट जो है ना वो इम्परफेक्ट है, इनएफिशिएंट है, इनइक्विटीज भरी हुई है हेल्थ मार्केट में। कैसे, मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। आमतौर पे देखो, आप बाजार में कोई सामान लेने जाते हो ना, फॉर एग्जांपल आप टूथपेस्ट लेने गए, आपके सामने ना बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे टूथपेस्ट के, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, कई सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, अलग अलग फ्लेवर के मिलेंगे, जो चाहो आप ले सकते हो। बहुत ज्यादा कंपटीशन है। उसी प्रकार से फ्रूट्स लेने आप जाते हो, आपको कंपटीशन मिलेगा। लेकिन देखो हेल्थ केयर मार्केट में ऐसा नहीं है। बहुत कम प्लेयर होते हैं हेल्थ केयर मार्केट में। आपको मजबूरी में उन्हीं के पास जाना पड़ता है। इंफॉर्मेशन की ना एसिमेट्री बहुत ज़्यादा है। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री मतलब पेशेंट को कभी कुछ नहीं समझ में आता कि डॉक्टर क्या रेकमेंड कर रहे हैं। ज़्यादातर डॉक्टर्स देखो अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं जानबूझ के कुछ टेस्ट बता देते हैं ताकि उनके हॉस्पिटल में जो लैब है उनको फ़ायदा हो। लेकिन पेशेंट को कभी नहीं पता लगता कि मुझे ये इंजेक्शन क्यों दिया जा रहा है, मेरे ऊपर ये टेस्ट क्यों कंडक्ट करवाया जा रहा है, क्योंकि इंफॉर्मेशन की एसिमेट्री रहती है। तीसरे नंबर पे इक्विटी नहीं है। मतलब देखो अमीर लोग जो हैं वो अच्छा इलाज करवा पाते हैं, लेकिन गरीब लोग जो है वो हर जगह पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं करवा पाते, उनको मजबूरी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है। समझे? तो हेल्थ केयर मार्केट इनपरफेक्ट है, इनएफिशिएंट है और इक्विटी नहीं है। अब कहने को देखो ये बोला जा सकता है कि हेल्थ केयर मार्केट में ना कंपटीशन पैदा करने के लिए आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को एम्पावर करो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अच्छा इलाज उपलब्ध करवाओ। बट देखो ये बात तो आज़ादी के बाद से ही कही जा रही है, नहीं पॉसिबल है। सरकारी अस्पतालों में वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा है। कभी आपका ना दिल्ली में एम्स की साइड चक्कर लगे तो आपने देखा होगा एम्स हॉस्पिटल के बाहर ना लिटरली बहुत लंबी लाइन लगी होती है पेशेंट्स की। मतलब हॉस्पिटल के बाहर भी आपको पेशेंट्स वेट करते दिखेंगे और हॉस्पिटल के अंदर भी डॉक्टर की ओपीडी के बाहर 100-200 लोगों की लाइन आपको मिलेगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ना बहुत लंबी वेटिंग लाइन है और कुछ ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अच्छा इलाज है। ज़्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, डॉक्टर्स की भारी कमी देखने को मिलती है। इसलिए यह सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को एम्पावर करो, क्योंकि इसके अपने अलग से चैलेंजेस हैं। फिर देखो एक और सॉल्यूशन दिया जाता है, यार्डस्टिक कंपटीशन। यार्डस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, जैसे आप ना कोई चीज़ खरीदने जाते हो, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन, तो आप ना सिमिलर मोबाइल फ़ोन्स जो है ना अलग अलग कंपनीज़ के, जैसे वन प्लस का, सैमसंग का, एप्पल का, सबका आप कंपेयर करोगे, मॉडल, प्राइस में कितना डिफरेंस है, फीचर्स में क्या क्या डिफरेंस है, आप सबको आपस में कंपेयर करोगे, उसके बाद डिसीजन लोगे। तो यार्डस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, सरकार ना अलग अलग डिजीज़ के इलाज के लिए ना मार्केट में एक सर्वे करे कि हाँ भाई कौन से हॉस्पिटल में कितने पैसे लगते हैं इस डिजीज़ के इलाज के लिए, और उन सब की ना एक एवरेज निकाल ले, और फिर ये एवरेज एक प्रकार से ना कैप लगा दे सरकार कि इससे ज़्यादा पैसे नहीं वसूले जा सकते इस डिजीज़ के लिए। और वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वो कैप लगाने से पहले वो रेंज सरकार ने डिफाइन की, क्योंकि उससे पहले सरकार ने पूरा मार्केट में सर्वे किया था कि कौन सा डिजीज़ के इलाज के लिए कितना रेट चल रहा है। फिर उसके हिसाब से सरकार ने एक बेंचमार्क बना दिया। ये होता है यार्डस्टिक कंपटीशन। तो उस बेंचमार्क के अकॉर्डिंग ही अब विभिन्न हॉस्पिटल्स जो हैं वो पैसे पेशेंट से वसूलेंगे, और कोई हॉस्पिटल ना अपनी मनमानी नहीं कर सकता। वैसे देखो अब राइटर इसका जवाब देते हैं, ये सॉल्यूशन तो सही है यार्डस्टिक कंपटीशन, बट इसमें दिक्कत ये है कि ना अलग अलग पेशेंट्स की जो प्रोफाइल है ना वो अलग अलग होती है। अब कैटरैक्ट की सर्जरी की बात है, हर एक पेशेंट की सिचुएशन थोड़ी अलग हो सकती है। कुछ पेशेंट्स की सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो सकती है, कैटरैक्ट के साथ साथ कुछ और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं आंखों में। तो बिल्कुल एकदम बेंचमार्क डिसाइड करना कि कैटरैक्ट की सर्जरी के लिए इतने ही रुपए लेने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेने, थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, समझे। फिर इसका फर्दर सॉल्यूशन राइटर सजेस्ट करते हैं स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। ये सबसे बेस्ट है, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। जितना डीप में जाके आप स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस जारी करोगे ना,
कि पेशेंट को जब ये समस्या थी तो डॉक्टर ने ये चीज़ सजेस्ट की, ये दवाई सजेस्ट की। उसके बाद अगर पेशेंट कहता है कि मुझे आराम नहीं आया और ज़्यादा धुंधला दिखने लगा, तो फिर डॉक्टर ये स्टेप उठाएंगे, फॉर एग्जाम्पल फर्दर टेस्ट करवाएंगे। मतलब बिल्कुल डीप में जाके ना ट्रीटमेंट के लिए स्टैंडर्ड गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए ये ड्रा करो। इससे क्या होगा, अगर डीप में जाके ट्रीटमेंट के लिए गाइडलाइंस सरकार डिफाइन करेगी ना, तो फिर ना कई बार ना डॉक्टर्स अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगे, मतलब फालतू के टेस्ट नहीं करवा सकेंगे। अगर करवाएंगे तो इसका मतलब उन्होंने स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस का वायलेशन किया है, फिर वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है वो अपने हिसाब से एक्शन लेगी। अगर ये डिटेल्ड से जारी की जाती है ना स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का समाधान निकल सकता है। राइटर कहते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च दोनों ने मिलकर ना कोशिश की थी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस को डेवलप करने की, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्टिंग फ्रेमवर्क को ड्रा किया जा सके। मतलब गाइडलाइंस ट्रीटमेंट की अगर ड्रा कर ली जाएगी तो फिर तो ये बताना आसान हो जाएगा ना कौन से डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए कितना खर्चा आएगा, कैसी सिचुएशन में। बट देखो ये प्रयास ही रह गया, क्योंकि ना प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ से ना तो एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड किया गया, ना ही रिप्रेजेंटेटिव्स आए स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस को डेवलप करने के लिए। इस वजह से ये गाइडलाइंस डेवलप नहीं हो सकी। देखो किसी भी देश में ना कायदे से होना ऐसा चाहिए कि ना जब जनता इलाज के लिए जाती है ना, उनको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम से कम देना पड़े। होना यह चाहिए कि इंश्योरेंस कंपनीज और सरकार दोनों मिलकर काम करें और जनता का इलाज के लिए ना कम से कम पैसा देना पड़े। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे सरकार अवेयरनेस फैलाए कि हर एक नागरिक ना साल में कम से कम 1,000-1,500 रुपये हेल्थ केयर के लिए दे इंश्योरेंस कंपनीज को, मतलब अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाए। अब सभी लोग थोड़ा थोड़ा 1,000-500 देंगे ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर हेल्थ इंश्योरेंस करवाएंगे तो फिर देखो सारे तो बीमार नहीं होंगे, कुछ ही लोग बीमार होंगे। तो वो बीमार होंगे ना तो उनका अलग से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने भी इंश्योरेंस करवाया होगा। बाकी लोग बीमार नहीं हुए तो उनका जो प्रीमियम है ना, जो बीमार नहीं हुए, काम आ गया उन लोगों के जो बीमार हुए हैं, तो उनको एक्स्ट्रा खर्चा नहीं देना पड़ेगा। कायदे से देखो यही होता है डेवलप कंट्रीज में, बट हमारे देश में ना बहुत कम लोग हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, इसलिए उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनीज और सरकार की बनती है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बोला है ना कि आप क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट रूल्स को ठीक से इंप्लीमेंट करो, कैप लगाओ। देखो कैप तो सरकार ना दूसरी चीज़ों में भी लगाती है, जैसे स्टंट जो लगते हैं हर ठीक से काम करे इसके लिए, इसके प्राइसेस पर सरकार ने कैप लगा दिया था 2017 के बाद से, लेकिन उतना फ़ायदा नहीं हुआ। इवन सरकार ने तो डॉक्टर्स को ये भी बोला है कि आप पहली प्रायोरिटी के तौर पे जेनरिक मेडिसिन सजेस्ट कीजिए, लेकिन डॉक्टर्स अभी ऐसा नहीं करते। उनके अलग से अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं कि जेनरिक जो मेडिसिन हैं कई बार इफेक्टिव नहीं होती, और सरकार हमें डिसाइड करने दे कि कब कौन सी मेडिसिन सजेस्ट करनी है, हमारे ऊपर कोई डिसीजन इम्पोज ना करे, ये डॉक्टर्स का कहना होता है। लेकिन ना राइटर का पॉइंट आप समझिए, वो कहते हैं कैप लगाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ना इंप्लीमेंटेशन बहुत पुअर है। हम बात करें ये क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट रूल्स की, कुछ ही राज्यों और यूनियन टेरिटरीज ने ये क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट रूल्स इंप्लीमेंट किए हैं, तो सरकार ने कैप लगा भी दिया तो भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन तो बहुत पुअर है। इसीलिए सॉल्यूशन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस को डेवलप करने में है, और सुप्रीम कोर्ट के पास में अच्छा मौका है। सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस डेवलप कीजिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, पोल्ट्री इंडस्ट्री से संबंधित है। पोल्ट्री इंडस्ट्री में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो अभी ना साउथ इंडिया के कुछ राज्यों में जैसे कर्नाटक में, केरला में H5N1 के काफ़ी सारे केसेस सामने आ रहे हैं। H5N1 क्या है? ये देखो एवियन इन्फ्लुएंजा का एक वायरस है, ज़्यादातर वैसे बर्ड्स को प्रभावित करता है, लेकिन दूसरे एनिमल्स में भी और इवन इंसानों में भी
H5N1 के केसेस सामने आते हैं, बल्कि इंसानों को हो जाए तो फर्टिलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है। 463 डेथ हो चुकी हैं H5N1 की वजह से इंसानों में। होता कम है, रेयरली होता है, लेकिन एक बार हो जाए तो फिर फर्टिलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है। और एनिमल्स की बात करें तो ये देखो, बल्कि आर्कटिक में पोलर बियर में भी बर्ड फ्लू के केसेस सामने आ रहे हैं, और इवन अंटार्कटिक में सील्स और सी गुल्स में भी बर्ड फ्लू के केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा बर्ड्स को ही प्रभावित करता है। तो आर्टिकल में शुरुआत में ये बोला जाता है, अभी जो साउथ इंडिया में H5N1 का आउटब्रेक देखने को मिल रहा है ना, ये तो वो वाली बात हो गई कि डिजास्टर कभी भी हो सकती थी, पहले से पता था। 10 साल से लग रहा था कि ऐसी डिजास्टर सामने आ सकती है, बस हम इंतजार कर रहे थे। आर्टिकल में रीजंस भी बताएंगे राइटर कैसे। देखो, अगर हमें इंसानों की हेल्थ सुनिश्चित करनी है ना, तो एनिमल्स की, बर्ड्स की हेल्थ सुनिश्चित करना जरूरी है, और इसके अलावा इन्वायरमेंट की हेल्थ सुनिश्चित करना जरूरी है। ये तीनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, और यही कंसेप्ट है वन हेल्थ का, जिसमें हमने पहले आर्टिकल भी डिस्कस किया था। लेकिन अक्सर हम एनिमल्स और बर्ड्स पे ध्यान नहीं देते, उनकी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, जिस वजह से पूरी मानव सभ्यता को खतरा पैदा हो जाता है। सबसे पहली बार देखो 1997 में हांगकांग में H5N1 का इन्फेक्शन डायरेक्टली चिकन्स से ह्यूमन बींग्स में सामने आया। उसके बाद इंडिया में H5N1 का पेशेंट रिपोर्ट किया गया पहला महाराष्ट्र में 2006 में। बर्ड फ्लू के बहुत सारे केसेस सामने आए दिसंबर 2020 में और जनवरी 2021 में। 15 राज्यों में ये केसेस सामने आए। इसके बाद राइटर बताते हैं कैसे देखो बर्ड फ्लू जो है वो ट्रांसमिट कर जाता है पक्षियों से ह्यूमन बींग्स में या फिर दूसरे एनिमल्स में। सबसे पहला पॉइंट राइटर ये बोलते हैं, देखो पोल्ट्री फार्म में ना मुर्गियों को इस प्रकार से ठूस ठूस के रखा जाता है, बहुत बुरी तरह से। इन्हें बैटरी केजेस कहते हैं। बहुत कम स्पेस में बहुत ज़्यादा मुर्गियों को रखा जाता है। रिजल्ट क्या निकलता है? बहुत ही खराब एयर क्वालिटी, वेस्ट की प्रॉब्लम। पोल्ट्री फार्म के नज़दीक आप गए होंगे ना, बहुत बुरी स्मेल आती है। पूरे एटमॉस्फेयर में आपको पार्टिकुलेट मैटर देखने को मिलेगा, बहुत सारा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन देखने को मिलेगा। मतलब आसपास का एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट आपको हाईली पोल्यूटेड मिलेगा। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ना पोल्ट्री यूनिट्स जहां पे 5000 से ज्यादा मुर्गियां हैं उनको पोल्ट्री इंडस्ट्री करार दिया है। और ऐसी यूनिट्स को देखो रेगुलेटरी कंसेंट लेना जरूरी है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज का कंप्लायंस करना जरूरी है। जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी रूल्स हैं, उनको कंप्लाई करना जरूरी है। और जो पोल्ट्री फार्म्स ऐसा नहीं कर रही हैं तो ना सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने काफी सारी पोल्ट्री फार्म वाली यूनिट्स को क्लोजर नोटिस भी भेजा है। देखो होता ये है, जो पोल्ट्री फार्मर्स है ना वो कई बार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लेते हैं पहले से, मतलब करार कर लेते हैं कॉर्पोरेट ग्रुप्स के साथ में कि हम आपको इतने अंडे देंगे या फिर इतना मुर्गियां देंगे ताकि वो इनको एज ए मीट के तौर पे इस्तेमाल कर सकें। तो ऑलरेडी बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर्स कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर चुके होते हैं, उनके ऊपर कर्ज काफ़ी ज़्यादा होता है और उनके पास में सिर्फ मुर्गियों को पालने की स्किल होती है। तो इन सब रीजंस की वजह से ना वो इस बिजनेस को ना बाय बाय नहीं कह पाते, मतलब एग्जिट नहीं कर पाते। मजबूरी में वो लॉस होने के बावजूद पोल्ट्री फार्म वाले बिजनेस में लगे रहते हैं। बहुत सारी देखो मिस प्रैक्टिसेस होती हैं इस इंडस्ट्री में। जैसे मुर्गियों को ना एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, रेगुलरली दिया जाता है ताकि उनकी ग्रोथ अच्छे से हो और ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। जैसे जैसे देखो प्रोटीन की डिमांड बढ़ती जा रही है उस हिसाब से बल्कि ये एंटीबायोटिक देने वाली जो प्रैक्टिस है ना आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेगी। बट देखो इन एंटीबायोटिक्स की वजह से ना एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस का खतरा पैदा हो गया है। मतलब अब देखो इन्हीं मुर्गियों को जब इंसान खाएंगे, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस इंसानों में भी धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा और इंसानों पे फिर वो एंटीबायोटिक्स का जो असर है वो होना कम हो जाएगा। ये बहुत मुश्किल भरी सिचुएशन है कि आप बीमार हुए और एंटीबायोटिक्स ली इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, लेकिन उसका असर ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ऐसी मुर्गियां खाई थी जिनमें एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस डेवलप था। इसके बाद राइटर बोलते हैं
देखो जिस प्रकार से मुर्गियों को पोल्ट्री फार्म्स में रखा जाता है ना सिर्फ उन लोगों को नुकसान होता है जो उन पोल्ट्री फार्म्स के आसपास रहते हैं, क्योंकि उनके लिए भी तो सिचुएशन खराब हो जाती है ना। ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन ज़्यादा, स्मेल ज़्यादा। वैसे तो ये जो वेस्ट होता है मुर्गियों का, उनको एज ए खाद के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, बट अगर देखो जरूरत से ज़्यादा हो वो वेस्ट, तो उसका फिर खाद के तौर पे भी इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है, और वो वहीं पड़ा रहता है। फिर वहाँ पे मक्खियाँ आने लगती हैं, काफ़ी तरह के डिजीज़ के फैलने का खतरा पैदा हो जाता है। तो पोल्ट्री फार्म्स के आसपास जो लोग रहते हैं वो परेशान, जो बेकार वाली मुर्गियाँ खाते हैं क्योंकि उनको बहुत बेकार कंडीशंस में रखा गया था, तो वो लोग भी परेशान, उनको भी खतरा डिजीज़ का। और जो इन पोल्ट्री फार्म्स में काम करते हैं वो भी वल्नरेबल हैं। वैसे देखो सरकार के नियम्स हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 है, ये रोक लगाता है कि ना आप एनिमल्स को ना या फिर बर्ड्स को ठूस ठूस के, मतलब बहुत छोटी जगह पे बिल्कुल ठूस ठूस के नहीं रख सकते, समझ गए। इसके लिए एक वर्ड है इंटेंसिव कन्फाइनमेंट, मतलब बहुत बुरी तरह से कन्फाइन करना, ये नहीं कर सकते आप। लेकिन इन पोल्ट्री फार्म्स में तो देखो जिस प्रकार से भर भर के रखा जाता है मुर्गियों को, अननेसेसरी पेन होता है, और कई बार भूख प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, ओवर क्राउडिंग हो जाती है, बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है। तो ये देखो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टीज टू एनिमल एक्ट 1960 का वायलेशन है। वैसे देखो 2017 में ना 269वीं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई थी, जिसमें साफ तौर पे ये बोला गया था कि ऐसे एविडेंस है कि बिना जरूरत के एंटीबायोटिक्स दिया जा रहा है यहाँ पे बर्ड्स को पोल्ट्री फार्म्स में, जिससे एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस पैदा हो रहा है। और फर्दर ये भी कहा गया कि देखो अगर पोल्ट्री फार्म ज़्यादा क्लीनर हो, ज़्यादा ओपन हो, वेंटिलेटेड स्पेस हो, तो ना एनिमल्स को बार बार एंटीबायोटिक्स देने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन में इन मुर्गियों के जो एग्स हैं या फिर मीट हैं वो ज़्यादा सेफर हैं कंजप्शन के लिए। तो पोल्ट्री फार्म्स की हालत जो है वो ठीक करने की आवश्यकता है, बजाय उनको बार बार एंटीबायोटिक्स दिया जाए ग्रोथ के लिए। उसके बाद देखो फाइनली लॉ कमीशन ने ना कुछ रूल्स ड्राफ्ट किए थे चिकन्स की वेलफेयर के लिए, लेकिन देखो वो ना अभी इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है। तो अब देखो आवश्यकता आ गई है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री से संबंधित ना सरकार बढ़िया से रिफॉर्म लेके आए और उनको इम्प्लीमेंट करवाए ढंग से। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल भारत के समाज में बढ़ती डाइवोर्स की संख्या से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इंडिविजुअल से बनती है फैमिली, इंडिविजुअल से बनती है फैमिली, फैमिली से बनता है समाज, समाज से बनता है देश। इस चैन में अगर एक भी एलिमेंट, एक भी कंपोनेंट कमजोर है ना, तो देश कमजोर होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देश के नागरिकों का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, वैल्यूज अच्छी नहीं है, तो जिस देश जिस नेशन का निर्माण होगा वो भी अच्छा नहीं होगा। उसी प्रकार से समाज अगर बटा हुआ है तो देश कैसे स्ट्रोंग हो सकता है। लेकिन आज जिस कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं वो है फैमिली। फैमिली में भी फोकस जिस चीज पर है वो है डाइवोर्स। यूं कहा जाता है कि देखो स्टेबल समाज का निर्माण करना है ना, तो स्ट्रोंग फैमिली सिस्टम का होना जरूरी है। लेकिन आज के समय में ये वैसे एक अच्छी बात भी है, महिलाएं जो है साइलेंस में सफर करने के बजाय, साइलेंस में झेलने के बजाय अब बहुत ज्यादा महिलाएं डाइवोर्स का रास्ता अख्तियार कर रही हैं। देखो भारत के समाज में ना मैरिज को एक ऐसा इंस्टीट्यूशन माना जाता है जो सैक्रोसैंक्ट है, जो पवित्र है। इसलिए डाइवोर्स को लेकर ना स्टिग्मा बहुत ज्यादा अटैच था कुछ समय पहले तक। अगर किसी लड़की का डाइवोर्स होता तो आस पड़ोस में रिलेटिव्स बातें मनाते कि वाइफ गुणवान नहीं थी, मतलब लड़की गुणवान नहीं थी, लड़की में कोई कमी थी, लड़की एज ए वाइफ सफल साबित नहीं हो उसकी, इसलिए वो वापस आ गई। इवन लड़की के पेरेंट्स को भी अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता कि आपने अपनी लड़की के लिए अच्छे हस्बैंड का चुनाव नहीं किया। दोबारा शादी होने में भी दिक्कत आती।
इसलिए ज्यादातर पेरेंट्स कोशिश यही करते कि कुछ भी हो जाए, बस डाइवोर्स नहीं होना चाहिए। इवन लड़की भी अपनी माँ बाप की इज्जत की खातिर सहन करती रहती कि शादी ना टूटे तो ही बेहतर है। लेकिन देखो अब सिचुएशन चेंज हो रही है। रांची की एक घटना देखिए। रांची में रहने वाली 23 साल की फैशन डिजाइनर साक्षी, शादी होती है काफी धूमधाम से, लेकिन शादी के बाद हस्बैंड वाइफ के आपस में नहीं बनती, डिफरेंसेस आ जाते हैं। दोनों पक्षों के अपने आरोप प्रत्यारोप हैं। लेकिन देखो ऐसी सिचुएशन में साक्षी के पेरेंट्स ना बैंड बाजे के साथ गए इन-लॉज के घर और वहां से अपनी डॉटर को वापस लेकर आए, बैंड बाजे के साथ, बहुत धूमधाम से। मतलब जिस धूमधाम से उन्होंने शादी की थी उसी धूमधाम से वो वापस लेकर आए। शायद वो एक संकेत देना चाहते थे, एक मैसेज देना चाहते थे समाज को कि लड़कियां बोझ नहीं है, लड़कियां वापस पेरेंट्स के घर आती हैं डाइवोर्स होने पर, तो उन्हें आप अच्छे ढंग से ट्रीट कीजिए। वो भी एक खुशी का क्षण है, वापस डॉटर आपके घर आ रही है, शी इज नॉट बर्डन। पहले ऐसा नहीं होता था। और बात सिर्फ देखो भारत देश की नहीं है, इवन मोरिटानिया छोटा सा देश है अफ्रीका का, यहां पर भी जो डाइवोर्स्ड वुमन है ना, उनका स्वागत किया जाता है वापस पेरेंट्स के होम में और जबरदस्त सेलिब्रेशन होता है। और ना सिर्फ मोरिटानिया में बल्कि नॉर्थ अफ्रीका के कुछ और देशों में, मिडिल ईस्ट में भी सेम प्रैक्टिस को अब फॉलो किया जाने लगा है। इसके बाद आर्टिकल में एक कंपैरिजन किया जाता है। देखो डाइवोर्स तो हमेशा पेनफुल होता है, इंडिया में भी और यूएसए में भी, चाहे कहीं और। लेकिन एक डिफरेंस जानते हो क्या है? जहां दोनों देशों में महिलाएं या फिर पुरुष डाइवोर्स होने की सूरत में स्ट्रेस फेस करते हैं, बट भारतीय महिलाओं के लिए ना सिचुएशन थोड़ी ज्यादा ही खराब हो जाती है, क्योंकि भारत में पैट्रियार्की के कारण महिलाओं को अक्सर काम करने नहीं दिया जाता। तो यूएसए में अगर डाइवोर्स होता है, कम से कम वुमन सेल्फ डिपेंडेंट तो है, वो खुद से अपना खर्चा चला सकती है। लेकिन इंडिया में चूंकि महिलाएं काम नहीं करती, कम महिलाएं काम करती हैं, काम वैसे बहुत करती हैं, लेकिन दिक्कत यह है समाज ऐसा है कि घर के काम को इकोनॉमिक टर्म्स में मेजर नहीं किया जाता, जबकि वो अमूल्य है। बट देखो घर में जो महिलाओं के द्वारा काम किया जाता है उसे अमूल्य कह देने भर से काम नहीं चलेगा। इसी के लिए बिहार में ना कुछ दिनों पहले महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया था कि वो दिन रात जो घर का काम करती हैं उसके लिए उन्हें सैलरी मिलनी चाहिए। ये एक अलग इशू है जो हम किसी दिन डिस्कस करेंगे। खैर मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा देखो यही है कि भारत में चूंकि पैट्रियार्की के कारण बहुत सारी महिलाएं बाहर जाके काम नहीं करती, तो डाइवोर्स होने की सूरत में ना वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होती, वो डिपेंडेंट हो जाती हैं किसी और के ऊपर। तो वो बल्कि यूएस की महिलाओं से ज्यादा स्ट्रेस फेस करती हैं डाइवोर्स होने की सूरत में, क्योंकि वो इकोनॉमिकली सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हैं। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है देखो वैसे सोच सुधरी है, एडवांसमेंट आई है, खास करके अर्बन एरियाज में महिलाएं अब ज्यादा काम करने लगी हैं। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला है? इसका नतीजा निकला है डबल जियोपार्डी। मतलब जहां कुछ एरियाज में महिलाओं को काम करने दिया जाता है बट उन्हें घर के काम से आजादी नहीं मिली है, तो उन्हें एक ही समय बहुत काम करना पड़ता है। अब आमतौर पे एक एड देखी, शायद आपने भी देखी होगी, कि एक वर्किंग वुमन सुबह जल्दी उठना, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना, हस्बैंड को ब्रेकफास्ट करवाना, इसके बाद घर में जो एल्डर्स हैं उनका भी ख्याल रखना। ये सारे काम करने के बाद एक होम मेकर फिर वो ऑफिस में जाती हैं। तो मतलब ऑफिस जाने से पहले ही इतना काम वो होम मेकर कर चुकी होती हैं, और फिर ऑफिस से आने के बाद फिर उसके बाद भी घर का बहुत सारा काम। तो ऐसी सिचुएशन में तो देखो वो महिलाएं जो बल्कि काम करती है बाहर जाके, वो तो पूरी तरह से थक जाती हैं, एग्जॉस्ट हो जाती हैं। अब देखो 2016 की ना एक रिसर्च स्टडी है जिसमें यह कहा गया, अगर देखो हस्बैंड वाइफ का मतलब कपल का कोई सन नहीं है या कोई दूसरा चिल्ड्रन नहीं है, तो डाइवोर्स की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर हस्बैंड का एजुकेशन लेवल कम है
तो डाइवोर्स की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि जो एजुकेटेड हस्बैंड होता है, ज़्यादातर केसेस में वो अपनी वाइफ का हाथ बटाते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसे फैसले जरूर लेते हैं जिससे वाइफ का जो बर्डन है वो कम होता है। जबकि जो अनएजुकेटेड हस्बैंड हैं वो वाइफ की सिचुएशन को नहीं समझते, ज़्यादातर केसेस में ऐसा, मतलब रिसर्च स्टडी में माना गया। एक वो केस सामने आया था ना, एसडीएम महिला थी ज्योति मौर्य, उन्होंने डाइवोर्स मांगा था अपने पति से, जो सफाई कर्मचारी थे शायद, ऐसा कुछ केस था। उस केस में तो आप बताइए, क्या ज्योति मौर्य वाले केस को इस रिसर्च स्टडी से रिलेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, देखो जो बेटर ऑफ है ना, यानी जो अमीर लोग हैं, वहां पर डाइवोर्स कम होते हैं। डाइवोर्स कम पता क्यों होते हैं? अब अमीर लोग हैं, घर बहुत बड़ा है, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई भी हुई तो दूसरे कमरे में जाके हस्बैंड या वाइफ रहने लगता है, बोलचाल कम हुई तो भी काम चल रहा है, मैरिज अनहैप्पी है लेकिन रिसोर्स इतने हैं जैसे तैसे करके काम चल रहा है। लेकिन अब जो लोग गरीब हैं, एक ही कमरे का घर है, वहीं पे सोना, वहीं पे खाना, सब कुछ वहीं पे है, तो ऐसी सिचुएशन में आप भाग नहीं सकते एक दूसरे से। अगर हस्बैंड वायलेंट है, वाइफ को मारता पीटता है, तो वाइफ कहीं जा नहीं सकती। उनके पास एक ही सॉल्यूशन बचता है, तलाक, पति को छोड़ देना। तो ये एक रीजन है, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो बेटर ऑफ लोग हैं ना, जो रिच लोग हैं, उनमें तलाक रिलेटिवली कम होता है। वैसे देखो ग्लोबल इंडेक्स का डेटा है, इंडिया में डाइवोर्स रेट तो अभी भी लोएस्ट है, 1%। पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज हुई है लेकिन अभी भी लोएस्ट है। वियतनाम में 7% डाइवोर्स रेट है, पुर्तगाल में तो 94% है। कई सारे यूरोपियन कंट्रीज जैसे लग्जमबर्ग, फिनलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, स्वीडन, यहां पर डाइवोर्स रेट 50% से ज्यादा है। यूएन का ओवरव्यू है मैरिज पैटर्न से संबंधित। यूएन कहता है अडल्ट्स 35 से 39 साल की एज के बीच में, यहां पर देखो 1970s में डाइवोर्स रेट था 2% और 2000 वाले दशक में डाइवोर्स रेट बढ़ के 4% हो गया है। यूएसए में डाइवोर्स रेट डबल हो गया है, 2.2 पर 1000 1960 में था और 1980s में बढ़ के 5 पर 1000 हो गया है। यूके, नॉर्वे, साउथ कोरिया, यहां पे तो डाइवोर्स रेट 3 गुना बढ़ गया है। इंडिया में खास करके अर्बन एरियाज में और मेट्रो सिटीज में डाइवोर्स रेट में 50 से 60% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और इनमें से देखो 53% डाइवोर्स तो 25 से लेकर 34 की एज ग्रुप वालों ने फाइल किया। अब देखो अनमैरिड यूथ की भी संख्या इंक्रीज हो रही है। एक और पॉइंट, ज्यादा डाइवोर्स अब महिलाओं के द्वारा फाइल किए जाते हैं। ये देखो 65% ऑफ देम वर इनिशिएटेड बाय वुमेन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इवन देखो जो एल्डरली कपल्स है ना 60s में 70s में, वो भी डाइवोर्स फाइल कर रहे हैं। 30-30 साल 35-35 साल शादी में रहने के बाद डाइवोर्स फाइल कर रहे हैं। उसका एक मेजर रीजन है हस्बैंड और वाइफ शादी में इतने साल रहने के कारण वो अपने पैशन और इंटरेस्ट को परस्यू नहीं कर पाए। जैसे महेश है, महेश को अब घूमना था, ऋषिकेश में, हिमालयाज में, लद्दाख में, वहां पे जाना था, लेकिन वाइफ हमेशा मना करती कि मत जाइए। और वाइफ को एनजीओ के लिए काम करना था, महेश मना करता वाइफ को कि मत कीजिए। तो दोनों ने सोचा 30 साल हो गए शादी को, बच्चे अब सेटल डाउन हो गए, तो डाइवोर्स ले लेते हैं। ऐसे केसेस अब इंक्रीज हो रहे हैं। लास्ट में देखो आर्टिकल में यह कहा जाता है, किसी भी देश की स्ट्रेंथ, मैंने शुरुआत में आपको बताया, देश की स्ट्रेंथ इस चीज से आती है कि होम में इंटीग्रिटी को प्रैक्टिस किया जा रहा है, घर में इंटीग्रिटी को प्रैक्टिस किया जा रहा है। जैसे हस्बैंड वाइफ आपस में काम हाथ बटाते हैं तो बच्चे देखते हैं कि कैसे माँ बाप मिलकर काम कर रहे हैं, टीम वर्क देखते हैं बच्चे, वही चीज सीखते हैं। अगर घर में स्टेबिलिटी है तो माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे से पालेंगे, अच्छी वैल्यूज देंगे, और वही बच्चे फिर आगे जाके देश का अच्छा नागरिक बनेंगे, देश की तरक्की में अपना योगदान देंगे। अगर घर में माहौल अच्छा नहीं है, बच्चों को ठीक से वैल्यूज नहीं दी जा रही हैं, माँ बाप के बीच झगड़ा होता है, तो बच्चे यही सब देखेंगे और यही सब देख के हो सकता है कि क्राइम के रास्ते पर चल पड़े। क्राइम करने से समाज टूटेगा, समाज टूटने से देश टूटेगा। तो इसलिए देखो
कई सारे देशों में तो बल्कि अब कैंपेन चलता है, स्ट्रॉन्ग फैमिलीज सस्टेनेबल सोसाइटीज कैंपेन। डेवलप वर्ल्ड में ये कैंपेन अक्सर चलता है। आप देखो यूएसए के पॉलिटिक्स में ना, जैसे कोई पॉलिटिशियन इलेक्शन लड़ता है तो जब वो अनाउंस करता है अपनी वाइफ अपने बच्चों को साथ लेके आता है। ओबामा आपने देखा होगा कई बार, ओबामा बड़े प्लेटफॉर्म्स पर आते हैं तो अपनी वाइफ को बच्चों को साथ लेके आते हैं, उनका हाथ पकड़ के। ये दिखाने की कोशिश होती है कि देखो हमारे घर में सब ठीक है, हमारी फैमिली खुशहाल है, हमने अपनी फैमिली को खुशहाल रखा, देश को भी खुशहाल रखेंगे। जबकि भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में जो पर्सनल लाइफ है टोटली पब्लिक लाइफ से अलग कर दी जाती है। तो लास्ट में राइटर यही बोलते हैं, टू पेरेंट फैमिली को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि महिलाएं जो हैं साइलेंस में सफ़र करती रहें। फैमिली में, शादी में महिलाओं के राइट्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, ये भी राइटर इसके साथ साथ कहते हैं। मतलब शादी बचे लेकिन इसके साथ साथ वुमेन राइट्स भी प्रोटेक्ट हों। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। ये दो क्वेश्चंस देखो आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहला तो हेल्थ केयर कॉस्ट वाला है जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया, और दूसरा पोल्ट्री फार्मिंग से संबंधित है। दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको 250 वर्ड्स में देना है pwonlyS.com पे जाकर। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।